Now we will discuss about Newton's second law. Newton's second law क्या कहता है? Newton's second law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this change takes place in the direction of the applied force. न्यूटन का पहला लॉ हमें बताता है कि कब बॉडी का स्टेट चेंज होगा, कब नहीं होगा, लेकिन सेकेंड लॉ आपको कैलकुलेशंस करने में मदद करता है क्योंकि यहां पे एक्सप्रेशन आएगा. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. मतलब जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी, मोमेंटम चेंज की भी सेम वही डायरेक्शन होती है. नाउ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt. एक्सप्रेशन तो यही कह रहा है. f को हम k dp by dt लिखेंगे. जैसे ही f को हमने k dp by dt लिखा, k की वैल्यू 1 होती है. अगर k की वैल्यू 1 है तो दिस इज द एक्सप्रेशन f इक्वल्स टू dp by dt. नाउ if मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो आप f को अब क्या लिख सकते हैं? मास बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट में से मास बाहर आ गया यहाँ पे. dv by dt we all know that एक्सेलरेशन है, तो f इक्वल्स टू ma. याद कीजिए जूनियर क्लासेस में आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ f इक्वल्स टू ma ही पढ़ा है. रिमेंबर सेकेंड लॉ इज f equals to dp by dt and not f equals to ma, as the latter is only valid for m equals to constant. अगर मास कांस्टेंट है तो ही सिर्फ आप ये लगा सकते हैं. f equals to dp by dt आप हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन f equals to ma सिर्फ तब लगाएंगे जब मास कांस्टेंट हो. अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है f इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो f इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी आ गया. जैसे वेरिएबल मास के सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ट्रक जा रहा है, उसमें से सैंड गिरने लग जाए, या कोई अपने सिर पे मटका लेके जा रहा है, उसमें पानी इकट्ठा होने लगे रेनफॉल की वजह से, तो वहां पे मास चेंज हो रहा है सिस्टम का. तो जब मास चेंज हो रहा है लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर दोनों वेरी करें तो, अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी. जनरली रॉकेट वगैरह में, इन सब जगहों में इस तरह के सिस्टम का यूज होता है. नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स देखते हैं. अ प्लेयर पुल्स हिज हैंड बैक व्हाइल कैचिंग अ बॉल. दिस इंक्रीजेस द टाइम ऑफ मोमेंटम चेंज विच सेव्स हिज हैंड फ्रॉम इंजरी. बहुत सिंपल सी बात है, एफ का फॉर्मूला डीपी बाई डी टी है, राइट. अब बॉल आ रही थी, बॉल वी से आ रही थी, हाथ में आके रुक गई. बॉल का मोमेंटम चेंज तो फिक्स है यहाँ पे, लेकिन अगर मोमेंटम चेंज डीपी फिक्स है तो डीटी जितना छोटा होएगा, डीटी जितना छोटा होगा फोर्स उतना ही बड़ा होगा. अगर आप चाहते हैं कि फोर्स छोटा हो जाए तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको डीटी को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो क्या करता है प्लेयर? प्लेयर अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचता है, पीछे की तरफ खींचता है. ऐसा करने से टाइम इंक्रीज हो जाता है, और अगर टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स विल डेफिनेटली डिक्रीज. तो हाथ में इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. इसका ठीक उल्टा मार्शल आर्ट में यूज होता है. व्हाइल ब्रेकिंग अ टाइल और अ ब्रिक, द मार्शल आर्ट्स फाइटर pulls back his hand as fast as possible to decrease the time, which in turn will increase the force. अगर टाइल को तोड़ना है तो उस टाइल को तोड़ने के लिए वो क्या करता है, या ब्रिक को अगर तोड़ना है तो दे हिट इट. उसको बहुत हार्डली हिट करते हैं और हाथ को तुरंत खींच लेते हैं. जितनी जल्दी वो हाथ को खींचेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, टाइम टेकन उतना ही छोटा होगा, फोर्स उतना ही बड़ा. नाउ अगर हम देखें, अब हम फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में भी समझते हैं. जैसे ये चैप्टर ही फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में. तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन में ऐसा है कि मान लीजिए एक बॉडी रुकी हुई है. जब बॉडी रुकी हुई है और उस पर कोई फोर्स भी नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया. और जब आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया. इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन स्टार्ट्स as soon as we apply force. जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करते हैं एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाती है.
द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। नेट फोर्स से मतलब है अगर बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेज हैं तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि नेट फोर्स किधर है, और जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी एक्सेलरेशन की भी सेम वही डायरेक्शन आती है। नाउ द एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो एज सुन एज वी रिमूव द फोर्स। आप जैसे ही फोर्स को हटाते हैं एक्सेलरेशन तुरंत जीरो हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। हमने पिछले लेक्चर में इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। रिमेंबर, एक बॉडी अगर चल रही है तो उसकी टेंडेंसी चलते रहने की होती है। ऐसा एक्सेलरेशन के साथ कुछ नहीं होता। आपने फोर्स हटा दिया, एक्सेलरेशन तुरंत जीरो हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक इनर्शिया इन एक्सेलरेशन। जो इनर्शिया वाली फैक्टर आती है वो वेलोसिटी के साथ आती है। नाउ अब इसमें तीन कंडीशन पढ़ते हैं। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर एक बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे थी तो आपने जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया बॉडी उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगी। द वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल द टाइम फोर्स इज अप्लाइड। बॉडी रुकी हुई थी, आपने फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो ये वेलोसिटी इसकी बढ़ गई। लेकिन अब अगर आप फोर्स को हटा देते हो एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। कई बच्चे सोचते हैं कि जब हम फोर्स हटाएंगे तो बॉडी वापस से रुक जाएगी। देखिए बॉडी पहले रुकी हुई थी, स्टार्टिंग में बॉडी रुकी हुई थी, आपने फोर्स लगाया, वेलोसिटी बढ़ी। फोर्स हटाने से यहाँ पे बॉडी रुकेगी नहीं क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, एब्सोल्युटली फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की बात हम कर रहे हैं। तो फोर्स हटाने के बावजूद बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब जिस समय आपने फोर्स हटाया उस समय की वेलोसिटी वो रिटेन करेगा और लगातार उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो ये क्या कंडीशन हमने देखा, जब हम एक स्टेशनरी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ये उसका कंडीशन है। इफ ए बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन and then the force is applied in the same direction, then in that case the acceleration of the body will be in the direction of motion, which will increase the velocity of the body. When the force is removed, the acceleration becomes zero and velocity constant. ये बॉडी ऑलरेडी चल रही थी, आगे फोर्स भी आगे, एक्सेलरेशन भी आगे, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। कब तक? जब तक आप फोर्स लगा रहे हैं, आपने फोर्स जीरो कर दिया, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसका कंडीशन ये होता है। नाउ इफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी विल रिटार्ड। अगर क्या होगा, इफ ए बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, द बॉडी विल रिटार्ड एंड मे कम टू रेस्ट और इवन रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो डिपेंड करता है कि कितने देर के लिए फोर्स उस पर लगा है। जैसे वेलोसिटी यहां आगे की तरफ थी, फोर्स पीछे था, तो एक्सेलरेशन हम पीछे लेंगे, वेक्टर है तो साइन इंक्लूड करेंगे। इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेंगे। ना v इक्वल्स टू u माइनस एटी हो जाएगा क्योंकि रिटार्डेड मोशन है। साफ साफ दिख रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घटेगी। अब मान लीजिए वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाती है, तो फॉर v जीरो, जीरो इक्वल्स टू u माइनस एटी, एटी इक्वल्स टू u, t इक्वल्स टू u बाई a। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला है। नोटिस कीजिए इसको मास से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर u और a सेम है तो हैवियर और लाइटर बॉडी दोनों साथ साथ ही रुकेंगी। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों साथ साथ रुकेंगे। नाउ v square equals to u square minus 2as, 0 is u square minus 2as, 2as is u square, so s becomes u square upon 2a. This is stopping distance. मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये भी मास से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस या उसका जो स्टॉपिंग टाइम है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, जब तक कि u और a सेम हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया इसके लिए। तो हमने तीन कंडीशन देखा। अगर बॉडी स्टेशनरी है तब फोर्स लगाएं तो क्या होता है, अगर बॉडी ऑलरेडी मूविंग है तब फोर्स लगाएं तो क्या होता है, और अगर उल्टा फोर्स लगाएं तो क्या होता है। क्योंकि मेनली फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देती है। नाउ इस बात को समझिए,
एक बॉल को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लग रही है, बॉडी स्लो डाउन होते होते टॉप पे पहुंच के रेस्ट पे आ गई, ग्रेविटी अभी भी लग रही है। इफ वेलोसिटी इज 0, it is not necessary that acceleration is also 0. For example, if you throw a ball vertically upwards, then at the top its velocity is 0, but the acceleration is non-zero. तो जनरली बच्चों में ये मिसकंसेप्शन कई बार होती है कि वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं होगी लेकिन एक्सेलरेशन होगा। हाँ, अब उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे अब ये टॉप पे रेस्ट पे था, लेकिन अब ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी।